गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नई सीरीज लेकर के आए हैं जिसमें हम 9th क्लास के साइंस के सारे चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें आज सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 4 एटम एंड मॉलिक्यूल्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, एवरी चैप्टर हैव 2 और 3 वीडियोस। तो आपको कंप्लीट चैप्टर को समझने के लिए जितने भी पार्ट उस वीडियो के आएंगे वो सारे पार्ट आपको देखने हैं। चैप्टर नंबर 4 हम 3 वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें पहली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके टॉपिक समझाया जाएगा, दूसरी वीडियो में कुछ जो बचे हुए टॉपिक है वो, और तीसरी वीडियो में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज सॉल्यूशंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड क्वेश्चंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लेवल के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देयर आर 3 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमारे पास 3 नियम होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस के। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अभी आगे पढ़ेंगे हम, एक साइंटिस्ट आएगा डाल्टन, कंसेप्ट ऑफ एटम्स। ठीक है, ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले एटम का एक कंसेप्ट दिया था। उससे पहले हम केमिस्ट्री को इन 3 लॉ के बेस पर पढ़ते थे। ठीक है, बिफोर कमिंग द कंसेप्ट ऑफ एटम्स, तो हम 3 लॉ में पढ़ते थे। ठीक है, जिनमें से पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये लॉ अब भी वैलिड है, ऐसा नहीं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आने के बाद ये लॉ वैलिड नहीं रहे, वैलिड अब भी है। ये पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले पहला लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे देख लेते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब ना तो मास पैदा किया जा सकता और ना मास ख़त्म किया जा सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन में। सपोज करो हमने एक केमिकल रिएक्शंस ले ली, एक कार्बन है और O2 है, और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। सपोज करो हम इसमें कार्बन 2 किलो हमने कार्बन इस्तेमाल की है। ठीक है, 2 किलो हमने ऑक्सीजन इस्तेमाल की है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कितने किलो का आना चाहिए, 4 किलो का। जितना मास हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है, इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इतना ही हमारे प्रोडक्ट में आना चाहिए। ये इधर वाली चीज़ों को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जिनका रिएक्शंस करने पर कोई चीज़ बनती है इन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट, और इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो जितना मास टोटल रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास टोटल प्रोडक्ट का होता है। इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। सपोज करो एक इक्वेशन से a प्लस बी को जोड़ करके हमने c प्लस डी बनाया। एक इक्वेशन से, कोई भी केमिकल इक्वेशन, ये हमने 5 ग्राम इस्तेमाल किया, ये हमने 10 ग्राम इस्तेमाल किया। ठीक है, और हमें c का पता करना है कि c कितने ग्राम। इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, ये दे रखा है हमें 3 ग्राम। एक क्वेश्चंस दे सकते हैं इससे इस तरीके से कि भाई एक इक्वेशन से जिसमें a को 5 ग्राम लिया, b को 10 ग्राम लिया और डी को 3 ग्राम लिया, तो बताओ एक्स कितने ग्राम होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है द सम ऑफ टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन से होते हैं, ये ए और बी दोनों रिएक्टेंट है, इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, ये कितना हो गया 15, और इधर से 3 माइनस ले आओ तो एक्स बराबर कितना हो गया 12। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है, x की वैल्यू हो गई 12। तो इस लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। बस आपको क्या करना है, ये पूरी की पूरी एक डेफिनेशंस लिख लेनी है और एक ये एग्जाम्पल लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट लॉ को देखते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या होता है, जो भी केमिकल कंपाउंड बनते हैं वो हमेशा एक सेम प्रोपोर्शन में एलिमेंट को जोड़ते हैं।
एग्जाम्पल से समझो, सपोज करो H2O कोई कंपाउंड है, ठीक है, H2O और कोई कंपाउंड है। ये किससे मिलके बना हुआ है? ये हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके H2O बना हुआ है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, और कितने हाइड्रोजन है हमारे पास यहाँ? 2, तो टोटल कितना आ गया? 2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने रेशियो में है भाई? हाइड्रोजन तो कितना था? 2, और ये कितना था? 16, ठीक है। 2 से काट दो इसे, ये कितना आ गया? 1:8। तो H2O जो होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने प्रपोर्शन में रहते हैं? 1:8 प्रपोर्शन में रहते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे NH3 है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है? 1, एटॉमिक नंबर होता है इसका 7, और एटॉमिक वेट होता है 14, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, और एक का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1, तो कितना आ गया ये? 14:3, ठीक है। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे आपसे ये पूछ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन किस प्रपोर्शन में है, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन किस प्रपोर्शन में है? कार्बन का कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो ये कितना आ गया? 12, और ये कितना आ गया? 32। इसे कैसे काट दो? 4 से, दोनों कट रहे हैं ना, इसलिए हम काट देते हैं। 4 तिया 12, 3 और 8 चौक 32, तो कितना आ गया ये? 3:8। आई थिंक ये तीनों एग्जाम्पल आपके समझ में आ गए होंगे। अगर कोई एग्जाम्पल आपके नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या फिर कोई इसके अलावा कोई एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उसका प्रपोर्शन निकालना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। चलिए अभी ध्यान से देखो, हमने 2 लॉ पढ़ लिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और तीसरा जो लॉ होता है वो हमें पढ़ना है आगे की बड़ी क्लासों में, ठीक है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ ये 2 लॉ ही आते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एक बहुत महान साइंटिस्ट हुए जिन्होंने पहली बार एटम के बारे में बताया, एटम क्या होता है, ठीक है। इन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी, तो ये एटॉमिक थ्योरी इन्हीं के नाम से आती है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने क्या क्या बताया एटम के बारे में? एलिमेंट आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। जो एलिमेंट होते हैं वो बहुत छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। यानी सपोज करो ये लकड़ी का बॉक्स है, ये लकड़ी का बॉक्स बहुत छोटे 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 लकड़ी के पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। इतने छोटे पार्टिकल जिनको दोबारा फर्दर नहीं तोड़ सकते, उन पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है। और उन पार्टिकल को ही क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का वो सबसे छोटा सा पार्ट जिसको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता, उन्हें क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। दूसरी चीज, एटम गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज। जो एटम होते हैं किसी भी एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के, ठीक है, उनका साइज, मास और अदर प्रॉपर्टी क्या होती है? सारी एक जैसी होती है। जैसे सपोज करो हाइड्रोजन है, चाहे वो हाइड्रोजन आप इंडिया का ले लो, चाहे हाइड्रोजन वो यूएसए का ले लो, जितने हाइड्रोजन का आइटम यहाँ ऐसा है और यहाँ भी ऐसा ही होगा। सेम मास होगा, सेम साइज होगा और सेम प्रॉपर्टी होगी। दूसरी चीज, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अगर एक एटम हम हाइड्रोजन का ले लिया, एक ले लिया हमने क्लोरीन का, तो इसका एटम का साइज कुछ और होगा, इसके एटम का साइज कुछ और होगा, इसके एटम का मास कुछ और होगा, इसके एटम का मास कुछ और होगा, इसके एटम की प्रॉपर्टी कुछ और होगी, इसके एटम की प्रॉपर्टी कुछ और होगी। तो ये वाली लाइन समझ में आ गई, ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए।
पहले में बताया गया है कि अगर सेम एलिमेंट के एटम होंगे तो उनका साइज, मास और सारी प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे तो उनका साइज, मास और अदर प्रॉपर्टी सारी डिफरेंट होगी। फोर्थ चीज, एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ना उनको क्रिएट कर सकते हैं, ना उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर। जो एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, उनको हम कंबाइन कर सकते हैं इन द रेशियो ऑफ होल नंबर। जैसे सपोज करो H2O हो गया, कभी भी H को आधा नहीं ले सकते, कभी भी यहाँ ऐसे नहीं आ सकता 0.5 आ जाए, 0.5O आ जाए, ठीक है, हमेशा होल नंबर में लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगला है, इन केमिकल रिएक्शन एटम आर कंबाइन सेपरेट एंड रीअरेंजमेंट। केमिकल रिएक्शंस में एटमों को कंबाइन भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, रीअरेंज भी कर सकते हैं। बस क्या नहीं कर सकते, सब डिवाइडेड नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये तीन काम नहीं कर सकते, सब डिवाइड, क्रिएट और डिस्ट्रॉय। बाकी कंबाइन कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं और रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद देखते हैं एटम के बारे में इसने क्या क्या बताया है, ठीक है। वो जो पीछे था वो तो तब आपको लिखना है जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूछी जाती है, और अगर खाली एटम पूछा जाता है तो एटम में क्या लिखोगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम देख लेते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, एटम होता है। दूसरा है, ऑल एलिमेंट आर मेड ऑफ टीनी पार्टिकल। जो सारे के सारे एलिमेंट होते हैं वो बहुत छोटे, टीनी का मतलब बहुत छोटे, स्मॉल पार्टिकल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। एटम आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे होते हैं, कैन नॉट सी थ्रू द नेक्ड आई। नेक्ड आई का मतलब खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते। टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप लगा करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला है, एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, बट एटम टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। एटम को फ्री स्टेट में काम नहीं करता, ठीक है, बल्कि ये केमिकल रिएक्शंस में काम करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो मैटर की जो प्रॉपर्टी है वो उस पर निर्भर करती है कि ये किस तरीके के एटम से मिलके बना हुआ होता है। जो लकड़ी के एटम हैं उन्हें एटमों को मिला करके एक लकड़ी का पीस बनेगा, तो लकड़ी के पीस की प्रॉपर्टी कैसी होगी, जैसे उसमें एटम इस्तेमाल हुए हैं उसी पे डिपेंड करेगी। एटम आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। जिस तरीके से एक घर को बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है, इसी प्रकार एक एलिमेंट बनाने के लिए एटम का इस्तेमाल किया जाता है। द साइज ऑफ एटम इज इंडिकेट बाय इट्स रेडियस। कैसे एटम का साइज कैसे मापते हैं हम, उसकी रेडियस से मापते हैं। एन इंसिडेंट टाइम एटम वाज कंसिडर्ड इंडिविजुअल। एटम को हम इंडिविजुअल कंसीडर करते थे। नेक्स्ट, सिंबल ऑफ एटम। सिंबल क्या होता है एटमों का, ठीक है। सिंबल ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट के एटम होते हैं उनका सिंबल क्या होता है, ठीक है। देखो, जिस तरीके से हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय H, ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय O, नाइट्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय N, आयरन इज रिप्रेजेंटेड बाय Fe, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट आपके सामने हैं, इन एलिमेंट को आपको ध्यान देना है, ठीक है, और इनको याद भी रखना है। फर्स्ट नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। दूसरा है हीलियम, हीलियम का होता है He। तीसरा होता है लिथियम, लिथियम का क्या होता है Li। चौथा होता है बेरिलियम, बेरिलियम का क्या होता है Be। बोरोन B। ये एटॉमिक नंबर भी आपको ध्यान रखने हैं भाई। 6 किसका होता है, कार्बन का, ठीक है। 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का। 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का। 9 किसका होता है, फ्लोरीन का। 10 किसका होता है, नियोन का। 11 किसका होता है,
सोडियम का। मैग्नीशियम का क्या होता है Mg, एल्युमिनियम Al। इसी तरीके से ये तो 17 तक के दे रखे, लगभग आपको 25 तक के याद रखने हैं। आपको ये आपकी बुक में पीरियोडिक टेबल नाम से एक टेबल बनी हुई होगी, ठीक है, उसमें लिखा हुआ होगा। तो आपको कहाँ से कहाँ तक याद करना, 1 से लेकर के 25 तक के याद करने हैं। इसके अलावा इसका एटॉमिक वेट भी याद करना है आपको। क्या करना है, एटॉमिक वेट भी याद करना है आपको। एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का नाम, एलिमेंट का सिंबल और एटॉमिक वेट, ये सारी चीज़ें याद रखनी हैं। चलिए एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। जो मैंने अभी बताया आपको एटॉमिक मास ध्यान रखना है। जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का होता है 4, लिथियम का होता है 6, ठीक है। इसी तरीके से आपको इनके क्या याद रखने हैं, एटॉमिक वेट भी याद रखने हैं, ठीक है। तो मास ऑफ एटम इज कॉल्ड, मास ऑफ एटम इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। जो एटम का मास होता है उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। बेसिकली हम एटॉमिक मास किस फॉर्म में पढ़ते हैं, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। ये बेसिकली होते क्या है, 1U, 4U, 6U। बट एग्जैक्ट क्या होता है, ये हमने एक रेफरेंस बना रखा है कि भाई ये होता है, लेकिन एग्जैक्ट हम जो मास मापते हैं, इट इज फाउंड दैट द एक्चुअल मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू, कार्बन 12 का एटम का मास कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। और जो ये U होता है, जो हम यहाँ U लगाते हैं, ठीक है, ये U किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। एक U किस वैल्यू के बराबर होता है, इसके बराबर होता है। कभी कभी आप पे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि भाई एब्सोल्यूट मास बताना है ऑक्सीजन का। तो देखो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, जो हम पढ़ते हैं 16U। हम U नहीं लिखते, लेकिन होता 16U ही है। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट मास निकालना तो U की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ेगी, इतनी रखनी पड़ेगी 1.6605 इंटू 10⁻⁻24। और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल मास ऑफ द ऑक्सीजन। जिस भी चीज़ का हमें एक्चुअल मास निकालना है उसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24, और हमारा एक्चुअल मास निकल के आ जाएगा।